नमस्कार। इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के कुछ बहुत जरूरी हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी, नमस्कार। ये वो हिस्से हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में भरोसे और सच्चाई से जुड़े हैं। मतलब हम बात करेंगे जालसाजी या फौजरी, नकली मोहरे बनाने, दस्तावेजों को नष्ट करने और हाँ, संपत्ति के निशानों से जुड़े अपराधों की। बिल्कुल। हमारा मकसद, देखिए, मकसद सीधा है, इन कानूनों को आसान भाषा में समझना। ये कहते क्या हैं, कौन से काम अपराध हैं, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो नतीजे क्या हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि कानूनी भाषा कई बार थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए मिलकर इसे आसान बनाते हैं। जरूर। और ये धाराएं जिनकी हम बात करेंगे आज, मतलब मुख्य रूप से धारा 341 से 345 तक, ये समाज में एक तरह से विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। अच्छा। चाहे वो सरकारी दस्तावेज हो या कोई निजी वसीयत हो या फिर किसी सामान पर लगा मालिकी का निशान ही क्यों ना हो। तो आज हम इन प्रावधानों के जो खास पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं धारा 341 से। जी, ये नकली मुहरें या स्टैंप वगैरह बनाने के बारे में, सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल। धारा 341, देखिए, ये असल में उन लोगों पर आप कह सकते हैं निशाना साधती है जो नकली मोहर, मतलब सील या कोई प्लेट या कोई भी ऐसी चीज बनाते हैं जिससे छाप लगाई जा सके। लेकिन शर्त यह है कि उनका इरादा, मतलब नियत, उस नकली चीज का इस्तेमाल करके ऐसी जालसाजी करने की हो जो गंभीर मानी जाती है। खासतौर पर वो जालसाजी जिसके लिए सजा धारा 338 में बताई गई है। अच्छा, जैसे कि सरकारी दस्तावेज या करेंसी नोट? हाँ, बिल्कुल वही। और देखिए, इतना ही नहीं, अगर कोई ऐसी नकली मोहर या प्लेट बनाता नहीं है लेकिन जानबूझकर अपने पास रखता है, हाँ, इसी बुरे इरादे से, तो वो भी इस धारा के तहत आता है। आजीवन कारावास या फिर 7 साल तक की जेल। आजीवन कारावास या 7 साल, ये तो काफी गंभीर सजा है। जी हाँ, और ये जेल साधारण भी हो सकती है या सख्त, मतलब सश्रम, और साथ में जुर्माना भी। अच्छा, जुर्माना भी है? हाँ, ये दिखाता है कि कानून ऐसी तैयारी को भी, जो शायद किसी बड़े अपराध की पहली सीढ़ी हो, उसे कितनी गंभीरता से लेता है। सही बात है। लेकिन क्या सजा हमेशा इतनी ही सख्त होती है, या ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरह की जालसाजी का इरादा था? आपने धारा 338 का जिक्र किया, पर इसमें एक उपधारा 2 भी दिख रही है। हाँ, आपने सही पकड़ा। उपधारा 2 जो है वो उन मामलों के लिए है जहां नकली मोहर या प्लेट बनाने का इरादा तो है, जालसाजी का इरादा है, लेकिन वो जालसाजी उतनी गंभीर नहीं है जितनी धारा 338 में बताई गई है। अच्छा, मतलब कम गंभीर जालसाजी। हाँ, मान लीजिए कोई किसी कम महत्वपूर्ण दस्तावेज की जालसाजी के लिए नकली मोहर बनाता है। ऐसे मामलों में सजा थोड़ी कम है, पर फिर भी काफी है, 7 साल तक की जेल किसी भी तरह की, और जुर्माना। 7 साल भी कम नहीं है वैसे। बिल्कुल नहीं। तो हाँ, कानून जो है वो इरादे की गंभीरता और जालसाजी किस किस्म की है उसके हिसाब से सजा तय करता है। और अगर किसी के पास बस वो नकली मोहर मिल जाए, उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, बस रखी हुई है, क्या सिर्फ रखना भी जुर्म है? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। उपधारा 3 इसी बात को साफ करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी मोहर, प्लेट या ऐसी ही कोई चीज अपने पास रखता है और उसे पता है कि वो नकली है। जानना जरूरी है कि वो नकली है। हाँ, बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो चीज नकली है, इसी इरादे से कि इसका इस्तेमाल जालसाजी में हो सकता है, तो उसे 3 साल तक की जेल किसी भी तरह की और जुर्माना हो सकता है। अच्छा। अनजाने में अगर किसी के पास कोई नकली चीज आ जाए तो शायद बात अलग हो, पर जानबूझकर रखना अपराध है। दिलचस्प। और ये उपधारा 4, ये क्या कहती है? ये इस्तेमाल से जुड़ी लग रही है। हाँ, उपधारा 4 एक कदम और आगे जाती है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नकली मोहर, प्लेट या उपकरण को धोखाधड़ी से या बेईमानी से असली की तरह इस्तेमाल करता है, असली बताकर। हाँ, और वो ये जानता है, ये उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वो नकली है, तो उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उसे उस नकली चीज को बनाने या गढ़ने पर मिलती। हो, मतलब बनाना और जानते बूझते इस्तेमाल करना बराबर। हाँ, कानून की नजर में बराबर का अपराध है अगर इरादा धोखा देने का हो। ये फिर से दिखाता है कि धोखाधड़ी का इरादा कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नकली मोहरे बनाने वाली बात तो समझ आ गई, पर आजकल तो जालसाज और भी तरीके अपनाते हैं, जैसे दस्तावेज को असली दिखाने के लिए कागज में ही या डिजिटल फाइल में कोई वाटरमार्क जैसा सुरक्षा चिन्ह कॉपी कर लेते हैं। क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? बिल्कुल है। धारा 342 इसी तरह की जालसाजी को देखती है। ये किसी सामग्री,
अब वह सामग्री कागज हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है या कोई डिजिटल माध्यम भी, उस पर या उसके अंदर ही किसी ऐसे निशान या चिह्न को नकली बनाने के बारे में है जिसका इस्तेमाल खास तरह के दस्तावेजों को प्रमाणित करने यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए होता है। कौन से खास दस्तावेज? वही जो धारा 338 में बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी स्टैम्प पेपर पर कोई खास निशान होता है या करेंसी नोट पर कोई सुरक्षा धागा या वाटरमार्क। यहाँ भी इरादा बहुत महत्वपूर्ण है। इरादा ये होना चाहिए कि इस नकली निशान या चिह्न का इस्तेमाल करके किसी जाली दस्तावेज को असली जैसा दिखाया जा सके। अच्छा। या फिर ऐसी सामग्री को अपने पास रखना जिस पर ऐसा नकली निशान बना हो, ये जानते हुए कि इसका इस्तेमाल जालसाजी के लिए होगा, ये भी अपराध है। और सजा? ये उन तरीकों पर रोक लगाता है जिनसे जाली दस्तावेजों को बड़ी चालाकी से असली का रूप दिया जाता है। क्या इसमें भी कम गंभीर दस्तावेजों के लिए कोई अंतर है, जैसे धारा 341 में था? और आपने डिजिटल माध्यम की बात की, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का जमाना है, क्या ये उस पर भी लागू होता है? हाँ बिल्कुल। इसकी उपधारा 2 उन मामलों को देखती है जहां नकली निशान या चिन्ह उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्रमाणित करने के लिए बनाया जाता है जो धारा 338 वाले गंभीर दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आते। अच्छा। इरादे की शर्त यहां भी वही है कि नकली निशान का इस्तेमाल जाली दस्तावेज को असली दिखाने के लिए करना है। यहां सजा 7 साल तक की जेल किसी भी तरह की और जुर्माना है। 7 साल। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का जिक्र साफ तौर पर किया गया है जो आज के डिजिटल युग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। तो जैसे डिजिटल सिग्नेचर की नकल करना या किसी डिजिटल दस्तावेज के वाटरमार्क या सिक्योरिटी फीचर की नकल करना, वो भी इसके दायरे में आ सकता है। ठीक है, ये तो हुई नकली चीजें बनाने की बात। अब आते हैं धारा 343 पर। ये नकली बनाने से अलग है, ये असली दस्तावेजों को नष्ट करने के बारे में है। किस तरह के दस्तावेजों की बात हो रही है यहाँ? यकीनन ये बहुत जरूरी दस्तावेज होंगे। हाँ बिल्कुल। धारा 343 उन लोगों को सजा देती है जो धोखाधड़ी या बेईमानी से या किसी व्यक्ति या आम जनता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ खास किस्म के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को या तो रद्द करते हैं या नष्ट करते हैं, फाड़ते बिगाड़ते हैं, मतलब डिफेस करते हैं, या छिपा देते हैं, सीक्रेट करते हैं। छिपा देना भी? हाँ, या फिर ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं। और ये खास दस्तावेज कौन से हैं? इन खास दस्तावेजों में शामिल हैं वसीयत यानी विल, किसी को बेटा गोद लेने का अधिकार देने वाला पत्र जिसे कहते हैं अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन, या कोई मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मूल्यवान प्रतिभूति, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मूल्यवान प्रतिभूति एक कानूनी शब्द है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा दस्तावेज जिससे कोई कानूनी अधिकार बनता हो या बढ़ता हो या किसी और को मिलता हो या सीमित होता हो या खत्म होता हो। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी जरूरी कागज जिससे कानूनी या आर्थिक हक जुड़े हों। जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट या बॉन्ड? हाँ बिल्कुल, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड या कोई बहुत जरूरी एग्रीमेंट। ऐसे दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाना, जिसे कानून की भाषा में शरारत यानी मिसचिफ कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। और ऐसे इतने जरूरी कागजात को नष्ट करने की सजा क्या तय की गई है? ये तो किसी की पूरी जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। हाँ, इसीलिए सजा भी बहुत गंभीर है। आजीवन कारावास या 7 साल तक की जेल किसी भी तरह की, और साथ में जुर्माना भी। आजीवन कारावास तक? जी। अब सोचिए, अगर कोई मान लीजिए किसी पारिवारिक झगड़े में वसीयत जला दे, तो वो सिर्फ कागज नहीं जला रहा, वो शायद किसी की आखिरी इच्छा, किसी के बच्चों का भविष्य और शायद रिश्तों की नींव को ही तबाह कर रहा है। बात तो सही है। या कोई किसी कंपनी के बहुत जरूरी शेयर सर्टिफिकेट गायब कर दे। इसीलिए कानून ऐसे कामों को जो किसी की पूरी जिंदगी या आर्थिक भविष्य पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं, बहुत गंभीरता से लेता है, और इसीलिए इतनी कड़ी सजा का प्रावधान है। बिल्कुल। अब बात करते हैं धारा 344 की। ये खास तौर पर कर्मचारियों के लिए लगती है, क्लर्क, अधिकारी या किसी भी तरह के सेवक। इसमें किस तरह के काम अपराध माने जाते हैं? ये तो भरोसे के उल्लंघन जैसा मामला लगता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये धारा उन कर्मचारियों के लिए ही है जो अपनी नौकरी या पद का एक तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई क्लर्क, अफसर या कोई भी कर्मचारी जो किसी मालिक यानी एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, जानबूझकर और धोखा देने के इरादे से। इरादा यहाँ भी जरूरी है। हाँ, इरादा यहाँ भी बहुत जरूरी है।
धोखा देने के इरादे से अपने मालिक की कोई किताब, कोई खाता बही, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई कागज, कोई सामान, मूल्यवान प्रतिभूति या हिसाब किताब को नष्ट करता है या बदलता है, बिगाड़ता है या उसमें झूठी जानकारी डालता है, मतलब फॉल्सिफाइज करता है, तो वो इस धारा के तहत अपराधी है। अच्छा। और इसमें वो रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं जो कर्मचारी ने मालिक के लिए या उसकी तरफ से हासिल की हों। ये सीधे सीधे भरोसे को तोड़ने का मामला है, जैसा आपने कहा। और क्या सिर्फ नष्ट करना ही अपराध है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ रिकॉर्ड नष्ट करने तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई कर्मचारी जानबूझकर और धोखा देने के इरादे से ऐसे किसी रिकॉर्ड में कोई झूठी एंट्री करता है या कोई जरूरी बात, जिसे कहते हैं मटीरियल पर्टिकुलर, उसे हटा देता है या बदल देता है, मतलब हेरफेर करना? हाँ, हेरफेर करना, या ऐसा करने में किसी और की मदद करता है, तो वो भी इसी अपराध के दायरे में आता है। तो रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना, उसमें हेरफेर करना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना उसे नष्ट करना। इसके लिए क्या सजा तय की गई है, ये जानना तो मालिकों और कंपनियों के लिए काफी जरूरी होगा। सजा है 7 साल तक की जेल, किसी भी तरह की, या जुर्माना, या फिर दोनों। 7 साल तक? हाँ, ये प्रावधान दफ्तरों और कारोबार में रिकॉर्ड्स की सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। इससे कर्मचारियों को एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि वे रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ ना करें। इस धारा के साथ एक स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। उसका क्या मतलब है? वो कुछ जरूरी लग रहा है। हाँ, वो कानूनी नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्पष्टीकरण में ये कहता है कि इस धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए ये साबित करना काफी है कि कर्मचारी का इरादा सामान्य रूप से धोखा देने का था। सामान्य रूप से मतलब ये जरूरी नहीं है कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ये बताए कि धोखा किस खास व्यक्ति को देने का इरादा था, या धोखाधड़ी में कितने पैसे शामिल थे, या अपराध किस खास तारीख को किया गया था। एक जनरल इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग काफी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए खातों में कुछ गड़बड़ी करता है और शायद उसका असली मकसद किसी एक मैनेजर को फंसाना हो, ना कि सीधे कंपनी को नुकसान पहुंचाना, फिर भी उस पर यह धोखाधड़ी का मामला बन सकता है, क्योंकि एक सामान्य धोखा देने का इरादा तो था ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभियोजन पक्ष के लिए चीजें थोड़ी आसान बनाता है। उन्हें सिर्फ ये साबित करना होता है कि धोखा देने का एक आम इरादा मौजूद था। उन्हें हर छोटी डिटेल, हर बारीक बात साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अक्सर ऐसे अंदरूनी मामलों में साबित करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। तो इससे ऐसे मामलों में न्याय दिलाना थोड़ा आसान हो जाता है, जहां अंदरूनी गड़बड़ियों के सुराग तो मिलते हैं, पर हर कड़ी को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। समझ गए। चलिए अब आखिरी धारा पर आते हैं जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, धारा 345। ये संपत्ति चिन्ह यानी प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में है। ये क्या होते हैं और यहाँ क्या अपराध है? क्या ये आजकल के जैसे ट्रेडमार्क या ब्रांड लोगोज होते हैं, वैसा कुछ है? ये ट्रेडमार्क से थोड़ा अलग है, हालांकि हाँ, मकसद दोनों का पहचान बताना ही है। उपधारा 1 पहले ये बताती है कि संपत्ति चिन्ह है क्या। ये कोई भी निशान है जिसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई चल संपत्ति, हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऐसी संपत्ति जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जैसे मान लीजिए लकड़ी के लट्ठे या पशु या माल के बोरे, तो उन पर यह निशान लगाया जाता है ये दिखाने के लिए कि वो किसी खास व्यक्ति की संपत्ति है। अच्छा, जैसे पुराने जमाने में लकड़ी के व्यापारी अपने लट्ठों पर खास निशान लगाते थे। हाँ बिल्कुल, या किसान अपने जानवरों पर दाग लगाते थे पहचान के लिए। ये लगभग वही चीज है। ठीक है। और अपराध क्या है इसमें? अपराध का जिक्र उपधारा 2 में है। ये बताती है कि मिथ्या संपत्ति चिन्ह यानी फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क का इस्तेमाल करना क्या होता है। इसका मतलब है किसी चल संपत्ति पर या माल पर या किसी बक्से, पैकेज या डिब्बे पर जिसमें वो सामान रखा है, इस तरह का निशान लगाना जिससे ये लगे कि वो सामान किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका वो असल में नहीं है। मतलब किसी और की चीज पर अपना निशान लगाना? हाँ, या कोई गलत निशान लगाना जिससे धोखा हो, या फिर ऐसे गलत निशान वाले बक्से या पैकेज का इस्तेमाल करना भी इसमें शामिल है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी और की चीज पर अपना या गलत निशान लगाकर उसे अपना बताना या धोखा देना। और इसकी सजा क्या है? क्या यहाँ भी इरादा साबित करना जरूरी होता है? उपधारा 3 के मुताबिक गलत संपत्ति चिन्ह का इस्तेमाल करने की सजा है 1 साल तक की जेल, किसी भी तरह की, या जुर्माना, या दोनों। 1 साल तक? हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है। आमतौर पर क्या होता है कि अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को अभियुक्त का बुरा इरादा, मतलब मेंजरिया, साबित करना होता है। लेकिन इस धारा में सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, थोड़ा बदल जाता है। बदल जाता है? कैसे?
अगर किसी पर यह आरोप लगता है तो सजा से बचने के लिए अभियुक्त को खुद ये साबित करना होगा कि उसने जो किया वो बिना किसी को धोखा देने के इरादे के किया था। अरे, तो यहाँ जिम्मेदारी अभियुक्त पर आ जाती है कि वो साबित करे कि उसका इरादा गलत नहीं था। ये तो सामान्य नियम से काफी अलग है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये सामान्य नियम का एक अपवाद है। इसका मतलब ये है कि कानून संपत्ति पर निशान लगाने के काम को बहुत जिम्मेदारी वाला मानता है। अगर आप किसी चीज पर निशान लगा रहे हैं तो आपको ये पक्का करना होगा कि आप जाने अनजाने में भी किसी को धोखा ना दे रहे हो। अगर शक होता है तो कानून एक तरह से ये मानकर चलता है कि आपने शायद गलत इरादे से ही किया होगा, जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित ना कर दें। ये संपत्ति के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता बनाए रखने पर जोर देता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 की 5 महत्वपूर्ण धाराओं को समझा। धारा 341 नकली मोहरें या उपकरण बनाना या रखना, धारा 342 नकली प्रमाणीकरण चिन्ह बनाना या रखना, धारा 343 जरूरी दस्तावेज जैसे वसीयत या मूल्यवान प्रतिभूति को नष्ट करना, हाँ, धारा 344 कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड में हेरफेर या जालसाजी, और धारा 345 गलत संपत्ति चिन्ह का इस्तेमाल। हमने देखा कि कैसे इरादा, अपराध की गंभीरता और यहाँ तक कि सबूत का बोझ भी अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल। और सजा भी 1 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। जी हाँ, और ये सभी प्रावधान, जैसा हमने शुरू में कहा था, बीएनएस के तहत दस्तावेजों की सच्चाई, प्रमाणीकरण की विश्वसनीयता और संपत्ति के मालिकाना हक में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। सही बात है। इन कानूनों की बारीकियों को समझना हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी और खासकर कारोबारी लेन देन में ज्यादा सावधान और जिम्मेदार बनाता है। ये कानून हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी की कितनी अहमियत है और इनके उल्लंघन के कानूनी नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल।